हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल BMLT एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर लैब सुपरिटेंडेंट का जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्व लेके आ गया हूँ। ये जो है लैब सुपरिटेंडेंट का जो क्वेश्चन पेपर है रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम का डेट भी दिया हुआ है, टाइम एंड वेन्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, ये 20 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था और कितने 12:30 बजे से 2 PM में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम क्वेश्चन पेपर सोल्व लेके आए या जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, यही मेरा हमेशा से रहता है कि जो भी वीडियो अपलोड करूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसीलिए ये मेरा हमेशा से जो है तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। इसमें जो है लैब सुपरिटेंडेंट में जो था आपका 1 से लेके 100 टोटल क्वेश्चन था, जिसमें कि अप टू 30 क्वेश्चन जो है आपका जनरल स्टडीज से था। ठीक है, करंट अफेयर सब मिला करके था और लास्ट जो 70 क्वेश्चन है वो अपने लैब सुपरिटेंडेंट माने अपने जो कोर्स के मुताबिक जो भी अपना कोर्स रहता है, प्रोफेशनल कोर्स के मुताबिक जो भी अपना सिलेबस रहता है उस सिलेबस से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो रहेगा उस क्वेश्चन पेपर का भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, मैक्रोब्स लिविंग इन कंप्लीट हार्मोनी विथ द होस्ट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज आर नोन एज। बोला गया है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में रहता है बिना किसी डैमेज किए हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। या ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन, एन एसोसिएटेड an association in which the parasite only is deriving benefit without causing injury to host। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बदले में। इसका मतलब वही हुआ कि पैरासाइट जो है या मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, हमारे शरीर में रहता है बिना किसी इंजरी किए हुए या बिना किसी डैमेज किए हुए, वो अपना बेनिफिट लेते रहता है और हमारे शरीर में रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलेंगे, मैक्रोब्स बोलेंगे, या कॉमन सेल्स बोलेंगे, या वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। देखिए, यदि हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो उसको पैथोजन बोल ही नहीं सकते हैं, मैक्रोब्स भी नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उस टर्म को कॉमन सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको ये भी टर्म आता है कि सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, जो हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, यदि कोई एक न रहे तो वो जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, बट क्या है, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आता है पैरासाइटिज्म होता है। ठीक है, ये सारे टर्म है। इक्टो पैरासाइट है, इसके बाद इंडो पैरासाइट है, टेम्पोररी पैरासाइट है। अच्छा, टेम्पोररी पैरासाइट यदि पूछ दिया जाए तो इसका रहेगा आपका विजिट इट्स होस्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड। और जो शॉर्ट पीरियड के लिए क्या रहता है, हमारे शरीर में रहता है, विजिट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी पैरासाइट। ठीक है, इसके बाद आता है परमानेंट पैरासाइट आता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट आता है, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट आता है। तो ढेर सारे इसका टर्म है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, N32, नेम द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ट्यूब शोन इन द इमेज। बोला गया जो इमेज शो कर रहा है आपका पिक्चर में वो क्या है, सोडियम साइट्रेट, EDTA, सोडियम फ्लोराइड, हेपारिन। तो क्या है आपका EDTA, सॉरी EDTA नहीं, EDTA तो लिवेंडर होता है। ठीक है, ये क्या है आपका सोडियम साइट्रेट। ठीक है,
क्या है, सोडियम साइट्रेट। तो यदि पूछ देगा, और ये सोडियम साइट्रेट वैल्यू जो है हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो याद रखिएगा किसके लिए यूज करती है, कोआगुलेशन, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, कोआगुलेशन फैक्टर डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू जो है यूज करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू यूज करते हैं किसके लिए, कोआगुलेशन स्टडीज करने के लिए, ठीक है, याद रखिए। और यदि पूछ दिया जाए इसमें जो होता है ट्राइसोडियम साइट्रेट, ये कितने रेशियो में होता है, अच्छा सॉरी कितने रेशियो नहीं, कितने परसेंट होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो रहता है आपका 3.2% रहता है। और इसमें का जो है ब्लड और एंटीकोगुलेंट का रेशियो क्या रहता है, तो 1:9 का रेशियो रहता है। कितना, किसका कितना रेशियो रहता है, 1:9, दैट मीन्स 1 पार्ट रहता है एंटीकोगुलेंट और 9 पार्ट रहता है आपका ब्लड, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या रहता है, ये जो हो गया आपका, ये किसके लिए यूज होता है, कोआगुलेशन प्रोफाइल के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक चीज और हम बता दें कि इरिटियम है जो है हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम साइट्रेट का तो बता दिए किस लिए यूज करते हैं। तो इसके बाद है कि हम लोग इरिटियम हैल किस लिए यूज करते हैं, आपको एग्जाम पूछ सकते हैं इरिटियम हैल हम लोग किस लिए यूज करते हैं। याद रखिएगा सीबीसी काउंट करने के लिए, ईएसआर के लिए, ठीक है। इसके बाद HbA1c के लिए, इसके बाद होता है ACTH हार्मोन टेस्ट के लिए, C3 C4 के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है ETC, और भी बहुत सारे टेस्ट आता है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, EDTA यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड किस लिए यूज करते हैं आपको पता ही है, ग्लूकोज टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं। इसके बाद आता है हेपारिन, ठीक है। तो हेपारिन जो है किस लिए यूज करते हैं, तो याद रखिएगा ये सब जो है हेपारिन का जो है ज़्यादातर क्रोमोसोम स्टडीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद एमाइनो एसिड हो गया, ट्रोपोनिन हो गया, ठीक है, लीड का हो गया, और भी बायोकेमिस्ट्री का भी टेस्ट बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, हेपारिन के महल से टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये ढेर सारी आपकी जानकारी हुई, ठीक है। और भी जानकारी है जो मैं बता दूं, यदि आपको पूछ दिया जाए कि कलर कोड में जो है आपका इरिडिया का कौन सा कलर होता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए याद रखिएगा इरिडिया का क्या कलर, कौन सा कलर होता है, लीवेंडर होता है। क्या होता है, लीवेंडर कलर का होता है, ठीक है। यदि सोडियम फ्लोराइड का बारे में यदि आपको पूछ ले, सोडियम फ्लोराइड का कौन सा कलर का कैप होता है, तो उसमें होता है ग्रे कलर का। किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। ये कलर कोड पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद हेपारिन का किस कलर का होता है, तो याद रखिए हेपारिन का जो होता है आपका ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है कैप, ठीक है। कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। इसके बाद जो आपको जैसे सबसे ऊपर में जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसका कौन सा कलर का है, ये तो जानते ही आप लोग कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है, ठीक। कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोले ही कोआगुलेशन प्रोफाइल के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 33, द बैलेंस यूज्ड मेजर नियर एक्यूरेट वैल्यूज। बोला गया है कि ये तो आपका वेटिंग के हिसाब से है, वेटिंग के जो बायोकेमिस्ट्री या किसी भी लैब में जो है हम लोग को आपका वेटिंग के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसके बारे में बोला गया कि द बैलेंस यूज्ड मेजर नियर एक्यूरेट वैल्यूज। तो इसका क्या हो जाएगा टेंशन, एनालिटिकल इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन के लिए उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ वेट करने के लिए, जैसे कोई केमिकल रेडी कर रहे हैं उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं, उसके लिए कौन कौन सा यूज करते हैं उसके बारे में ये दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है कि द एरो मार्क पॉइंट टू विच पार्ट ऑफ एनालाइजर एज शोन इन द इमेज। बोला गया है कि जो इस मशीन का में जो एरो का निशान दिख रहा है उसमें जो पार्ट का बारे में बोला उस पार्ट का क्या नाम है, स्विच प्लेट, डिस्प्ले, प्रिंटर या द प्रोब इन विच द सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड। ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोब, ये प्रोब है जहाँ से सैंपल क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है, यानी सैंपल लेता है, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है कि when drawing blood from a patient which is a key consideration to avoid pre-analytical error, ठीक है। इसमें बोला गया है कि पेशेंट से ब्लड लेने की, जब हम लोग ब्लड लेते हैं
व्हिच की इज अ कंसिडरेशन टू अवॉइड प्री एनालिटिकल, बोला गया है कौन सा चीज़ हम लोग अवॉइड करते हैं प्री एनालिटिकल ईरर में, ठीक है। ड्रॉ करेक्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मिक्स द ट्यूब containing एंटीकोगुलेंट इमीडिएटली आफ्टर स्पेसिमेन कलेक्शन। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, एटलीस्ट 20 मिनट्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग टू गेट सीरम, ऑल ऑफ द। तो ये सभी सभी राइट आंसर है। बोला गया है कि हम लोग जो है ब्लड जो कलेक्शन करेंगे जो है उसका जितना ही डिमांड रहेगा, जितना ही लेना रहेगा उतना ही लेंगे, ठीक है। और इसके बाद बोला गया है कि जब हम लोग ब्लड ले लेते हैं तो एंटीकोगुलेंट जो वायल होता है उसमें प्रॉपरली हम लोग सैंपल को मिक्स करेंगे। इसके बाद आता है जो क्लॉट वायल होता है उसको सीरम के लिए कम से कम हम लोग 20 मिनट्स जो है उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ही उसको सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। 4 में कहते हैं ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा गया, ये भी है आपका इमेज वाले। नेम द पार्ट ऑफ मार्क्ड बाय द एरो एज सोन इन द इमेज। इससे पूछा गया इमेज में जो एरो का निशान दिया गया वो क्या चीज़ है। तो रिएजेंट है, सैंपल प्रोब है, क्यूवेट है, रिएक्शन ट्यूब है। तो क्या है ये सैंपल प्रोब ही, ये भी क्या है, सैंपल प्रोब ही है। ये फुली ऑटोमेटेड मशीन है EM 200 का, ठीक है। कि कौन सा मशीन है, EM 200 का है, ठीक है। इरवा कंपनी का होता है, ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 37 में, व्हिच सैंपल इज नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा जो है आपका सैंपल इलेक्ट्रोलाइट के लिए सही नहीं है। हीमोलाइट सैंपल, सीरम सैंपल, होल ब्लड एंड विथ हेपारिन, आर्टेरियल ब्लड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोलाइज ब्लड। हीमोलाइज जो ब्लड होता है हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट के लिए सही नहीं होता है। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस के लिए। क्योंकि यदि हीमोलाइज सैंपल लेगा तो उसमें क्या होता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। किसका, पोटेशियम का लेवल हमेशा ही हीमोलाइज ब्लड में जो है हमेशा बढ़ जाता है हीमोलाइज ब्लड में, ठीक है, पोटेशियम लेवल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। आप यदि प्रैक्टिकल यदि देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमेशा ही कभी भी यदि प्रैक्टिकल में जब जाओगे आप देखिएगा, आप ये हमेशा ये ख्याल रखिएगा, देखिए एक बार चेक कीजिएगा हीमोलाइज ब्लड करके और एक बार नॉर्मल ब्लड ले करके, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही आंसर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 38। में क्या पूछा गया कि आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। इमेज जो दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा मशीन है, ग्लूकोमीटर, इलेजा रीडर, सेमी ऑटो एनालाइजर, नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वही जो दिया हुआ है ऊपर में, इलेजा रीडर है। ये क्या है, ये एक इलेजा रीडर मशीन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है कि विच इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ऑटोमेटेड एनालाइजर। कौन सा बेस्ट चॉइस होता है ऑटोमेटेड एनालाइजर में, कंटिन्यू फ्लो एनालाइजर या रैंडम एक्सेस एनालाइजर या सेमी ऑटो एनालाइजर या बैच एनालाइजर। इसका राइट आंसर क्या होगा, रैंडम एक्सेस एनालाइजर जो होता है सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है कि द डिसइंफेक्टेंट कॉमनली अप्लाइड ऑन द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन इज। कौन सा यूज करते हैं, 70% इथानॉल, एसीटोन, HCl और सोडियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन उसमें से तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 70% इथानॉल, ठीक है। इसके साथ जो है आप आयोडीन भी यूज कर सकते हैं इसके जगह पर, ठीक है। कौन क्या यूज कर सकते हैं आपका आयोडीन भी यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ऑप्शन में क्या है 70% इथानॉल, तो आपका 70% इथानॉल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए यहाँ सैनेबल ज्वाइंट से क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर ही पूछा जाता है, ठीक है, फ्लूइड के चैप्टर से। सैनेबल फ्लूइड इज कलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से हम लोग कलेक्शन करते हैं, ज्वाइंट से, पेरिकार्डियम से, पिलर फ्लूइड से या एब्डोमेन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ज्वाइंट से हम लोग क्या करते हैं, सैनेबल फ्लूइड को कलेक्शन करते हैं, ठीक है। और सैनेबल फ्लूइड में हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं, तो ये सारा चीज़ की जानकारी भी शायद सैनेबल फ्लूइड के बारे में मैंने कुछ बताया हूँ, जो कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है पहले से ही, ठीक है। यदि कुछ डिटेल्स देखना है तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है।
इस एनिमल फ्लूइड का बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो है आपका यदि क्वेश्चन पूछता भी है तो ज़्यादातर विस्कोसिटी टेस्ट के बारे में पूछता है, और एक होता है आपका म्यूसिन क्लॉट टेस्ट, और एक है स्ट्रिंग टेस्ट। स्ट्रिंग टेस्ट हम लोग म्यूसिन क्लॉट टेस्ट को ही बोलते हैं, ठीक है। इसी में क्या किया जाता है हम लोग का कि नॉर्मली यदि वैसे देखा जाए विस्कोसिटी टेस्ट करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, म्यूसिन क्लॉट टेस्ट या स्ट्रिंग टेस्ट करते हैं। स्ट्रिंग टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने लेबोरेटरी चैनल पर अपलोड ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है विस्कोसिटी टेस्ट के बारे में, म्यूसिन क्लॉट टेस्ट के बारे में और स्ट्रिंग टेस्ट के बारे में। तो वो चीज़ आप लोग वहाँ जाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या है ये चीज़, क्योंकि अक्सर एग्जाम में विस्कोसिटी टेस्ट, म्यूसिन क्लॉट टेस्ट और जो है स्ट्रिंग टेस्ट, ये तीनों चीज़ पूछते हैं। और म्यूसिन क्लॉट टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है, ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ हूँ ऑलरेडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें बोला गया कौन ऐसा चीज़ है जो रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट में हम लोग नहीं करते हैं। बिलिरुबिन, बाइल एसिड, एसजीओटी, एल्कलाइन फॉस्फेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाइल एसिड जो है हम लोग रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट में नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला, द रिएजेंट यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन को एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो पेरोक्साइडेज रिएजेंट, यूरिएज रिएजेंट या डाइजो रिएजेंट या मिथिलिन रिएजेंट। ये एकदम सही आंसर है, डाइजो रिएजेंट। डाइजो मेथड के द्वारा भी क्या कहता है आपका बिलिरुबिन टेस्ट करते हैं। DSMSO मेथड भी है और भी अदर मेथड है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बिलिरुबिन का टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि हार्मोन एसे यूजिंग इम्यूनो एसे टेक्निक रिक्वायर ऑल एक्सेप्ट। बोला गया है कि हार्मोन एसे के लिए जो है टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, इसमें से किसी एक को छोड़ करके, ठीक है। सीरम सैंपल, कैलिब्रेटर, वॉशिंग सॉल्यूशन, टैप वाटर, ठीक है। तो टैप वाटर हम लोग जल्दी किसी भी टेस्ट के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ओनली फॉर आपका यूज कर सकते हैं कहाँ पे, हम जहाँ लिविस्मिन स्टेन करते हैं उसको वॉश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज या तो बफर के जगह पर आप उसको भी दे सकते हैं, किसी की कहीं कहीं जगह का पानी जो होता है एज ए बफर के हिसाब से काम कर जाता है, तो वहाँ पे हम लोग टैप वाटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें से कौन सा टेस्ट है जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का पार्ट नहीं है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ब्लड यूरिया, 1 आवर ब्लड ग्लूकोज या यूरिन रिड्यूसिंग सूरत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड यूरिया जो होता है इसका राइट आंसर। ये जो है आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। बाद बाकी जितने भी है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का पार्ट है। 46 नंबर में क्या पूछा गया है कि अनआइस्ड ब्लड सैंपल टेकन फॉर ब्लड गैस एनालिसिस शुड बी एनालाइज्ड विद इन, ठीक है। बोला गया है कि अनआइस्ड ब्लड सैंपल जो है लेते हैं फॉर ब्लड गैस एनालिसिस के लिए, तो उसको कितने देर के अंदर ही हमको एनालाइज करना चाहिए। 1 आवर, 30 मिनट्स, 2 आवर, 45 मिनट्स। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, 30 मिनट्स के अंदर ही हम लोग क्या करना चाहिए, एनालाइज कर लेना चाहिए ब्लड गैस के लिए, ठीक है। और एक चीज़ है कि हम लोग ब्लड गैस के लिए जो है जो ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं वो कौन सा ब्लड चाहिए हम लोग को, आर्टेरियल ब्लड चाहिए ना वेनस ब्लड चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा ब्लड गैस के लिए हमेशा आर्टेरियल ब्लड हम लोगों को चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद क्या है 47 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एसिड फॉस्फेटेज एस्टिमेशन इज डन इन द डिजीज रिलेटेड टू थायराइड, ब्रेन, प्रोस्टेट या इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। ये आपका प्रोस्टेट से रिलेटेड ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल आर कलेक्टेड बाय, किसके द्वारा ये जो है सैंपल कलेक्शन किया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CSF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CSF, ठीक है। तो CSF के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ,
फर्स्ट पार्ट बना चुका था फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। यदि उस पर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाए, इसलिए आगे हम पीडीएफ बना हुआ रह गया, मैं अपलोड नहीं किया उसका पीडीएफ बना करके, ठीक है। तो इसका क्या है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है किसके द्वारा सैंपल कलेक्शन किया जाता है, लैब टेक्नीशियन, फिजिशियन, स्टाफ नर्स या वार्ड बॉय। ये हमेशा किया जाता है आपका फिजिशियन के द्वारा ही किया जाता है, बट यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि आप कर सकते हैं, तो एक ट्रेंड नर्स जो है या ट्रेंड टेक्नीशियन भी कर सकता है इसको, ठीक है। तो याद रखिए, बट इसमें जो है यदि ऑप्शन में दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें आप फिजिशियन ही टिक लगाइएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसको जो है आपका सीएसएफ को कलेक्शन कहाँ से किया जाता है, तो याद रखिएगा लंबर पंचर से किया जाता है, ठीक है। लंबर पंचर कितने नंबर से, तो L3 L4 से किया जाता है, ठीक है। बट किसी किसी बुक में आपको L4 और L5 दिया रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यदि बुक में L4 कहीं कहीं दिया रहता है, L4 और L5 कहीं कहीं L3 L4 दिया रहेगा, तो आप देखेंगे यदि क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि L3 L4 L4 L5, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक में आप लगाइए तो ठीक ही है, क्योंकि आप उसमें जो है आप रिफरेंस दे करके यदि कभी, क्योंकि दोनों आंसर सही है, तो दोनों एक तो दोनों दे नहीं सकता है। L3 L4 देगा तो L4 L5 नहीं देगा, क्योंकि दोनों को दोनों सही है। कहीं कहीं आपको L3 L4 से भी कलेक्शन करते हैं, और इसीलिए L3 L4 भी किसी किसी बुक में, और किसी किसी बुक में आपको L4 L5 भी मिलेगा, ठीक है। नंबर 4 और नंबर 5 के बीच में, या नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में यदि दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, तो L3 या L4 या L4 या L5, ठीक है, या तो बोथ दिया रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और क्या इसमें जो मेन चीज़ और जो क्या है कि इसमें जो यहाँ से एक जो और क्वेश्चन पूछता है सीएसएफ से कि सीएसएफ का नॉर्मल सेल कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है, लिम्फोसाइट है। कौन सा है, लिम्फोसाइट होता है, जिसका नॉर्मल रेंज कितना है आपको बताए थे पहले भी, 0 से 8 होता है लिम्फोसाइट पर CUM। कितना है, 0 से 8 पर, ठीक है, क्या होता है, पर CUM, ठीक है, मैक्रोलीटर में होता है, ठीक है। याद रखिए ये नॉर्मल होता है। इसमें और दूसरा न्यूट्रोफिल एकदम टोटली एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद होता है इसमें और जो पूछा जाता है आपका ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज कितना होता है सीएसएफ का, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका एस्टिमेशन है और पैरामीटर है, इसीलिए याद रखना जरूरी है आपको। 40 से लेकर के 80 जो होता है आपका mg/dl होता है ग्लूकोज का इसमें नॉर्मल रेंज, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन का कितना होता है आपका, तो याद रखिएगा टोटल इसमें 15 से लेकर के 45 mg/dl होता है, ठीक है। कितना होता है, 50 से लेकर 45 mg/dl होता है। यदि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के बारे में पूछ दे कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा होता है, तो याद रखिए एल्बुमिन ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो प्रोटीन टेस्ट करते हैं उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए पांडे टेस्ट करते हैं इसके प्रोटीन के एस्टिमेशन करने के लिए। कौन सा टेस्ट करते हैं, पांडे टेस्ट करते हैं। कौन सा, पांडे टेस्ट करते हैं, ठीक है, सीएसएफ प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें कि कलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन के लिए कौन सा चीज़ यूज किया था, कौन सा जो है स्टेन यूज करते थे, इंडिया इंक प्रिपरेशन जो होते हैं हम लोग करते हैं, ठीक है। या तो ट्रेपोनोसोमा के लिए हम लोग वेट माउंट प्रिपरेशन करते हैं। ये ढेर सारे क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल लेवल ऑफ रेटिकुलोसाइट इन एडल्ट, ठीक है। पूछा गया है कि एडल्ट का जो होता है नॉर्मल रेटिकुलोसाइट कितना होता है, तो याद रखिएगा आपका कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, 5 to 6, 0.5 से 2.5, 2 से लेकर 4 और 4 से लेकर 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 0.5 से 2.5 आ जाएगा। बट कई कई बुक में आपको 0.5 से लेकर के 2% ही दिया रहता है, ठीक है। याद रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बच्चे लोगों में यदि पूछ दिया जाए तो 1 से लेकर के 6% होता है। कितना होता है, 1 से लेकर 6% बच्चे लोगों में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए जो रेटिकुलोसाइट का जो काउंट करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेन यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं, सुप्रा वाइटल स्टेन यूज करते हैं। इसके लिए बोलते हैं मिथिलिन ब्लू भी बोलते हैं, ठीक है, न्यू मिथिलिन ब्लू भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे दिया गया है नॉर्मल रेंज
ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीबी का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, पीसीबी, एमसीबी और एमसीएच, इस सारे के सारे का मैं बता चुका हूँ, और इसके बारे में यही बता दिया था आप लोगों को ये कब बढ़ता है कब घटता है, और इसका कैलकुलेशन का भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि यहाँ का कैलकुलेशन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग कैलकुलेशन का भी याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है बताया नहीं गया है कौन इसमें राइट आंसर होगा। क्यों नहीं बताया गया है, क्योंकि जो है आंसर की नहीं दिया गया था, इसीलिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया 25 से 30%, 2 में क्या दिया हुआ है कि 20 से लेकर 25%, 3 में क्या दिया है 45 से 65%, 35 से लेकर 48%। ये देखा जाए तो ऐसे इसमें जो है ऑप्शन दिया है उसमें से यदि एक ही चीज़ हमको दिख रहा है ये सही हो सकता है, ठीक है, 35 से लेकर के 48%, ठीक है। वैसे आपका जो है पीसीबी का नॉर्मल रेंज कितना होता है आपको पता ही है और बताए भी थे। तो मेल में जो होता है 40 से लेकर के 45% है, ठीक है। क्या होता है 40 से लेकर के 55% होता है मेल में, ठीक है। और यदि फीमेल में पूछ दिया जाए तो आपका 45 से लेकर कितना होता है 60% होता है, ठीक है। कितना होता है, ये इन्फेंट में होता है 45 से लेकर के 60% किस में होता है, इन्फेंट जो कोल्ड ब्लड होता है, ठीक है। और फीमेल का कितना होता है 35 से लेकर के 48% होता है, ठीक है। तो अलग अलग हो गया, जैसे ये हो गया आपका फीमेल के लिए, ठीक है, 45 से लेकर के 65 आप इसको मेल के लिए पकड़ सकते हैं, बट 40 से लेकर के 55 ही तक होता है, ठीक है। और बच्चे लोगों को जो होता है, बच्चे लोगों इन्फेंट में जो है 45 से लेकर के 65 या 60 आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मल्टीपल इसमें कोई आंसर की इसलिए नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको ड्रॉप कर दिया इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि साइमल्टेनियसली प्रेजेंस ऑफ एनीमिया, ल्यूकेमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्या, पैनसाइटोपेनिया ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन टू फाइंड आउट। बोला गया है कि मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूरिन का जो करते हैं किसको फाइंड आउट करने के लिए, आरबीसी, पस्सेल या कास्ट या ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सभी को हम लोग क्या करते हैं उसमें फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है कि सैंपल यूज्ड फॉर प्लेटलेट काउंटिंग, सैंपल हम लोग कौन सा यूज करते हैं प्लेटलेट काउंटिंग करने के लिए, सीरम, प्लाज्मा, सैटेड ब्लड या इडीटीए ब्लड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग वैसे नॉर्मली यूज जो करते हैं इडीटीए ब्लड करते हैं, बट सैटेड ब्लड से भी हम लोग क्या करते हैं प्लेटलेट काउंट कर सकते हैं, सीबीसी भी कर सकते हैं करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ राइट आंसर यदि पूछ दिया जाए तो यदि आपको आंसर देना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। यदि ऑप्शन बोथ दिया रहेगा, बोथ 3 और 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखें, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट जो होता है आपका ईटीए सबसे बेटर होता है, ठीक है। इसमें जो है आपको 2 घंटा तक क्या होता है आपका प्रिजर्व रहता है, बट सैटेड ब्लड में उतना देर आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मल्टीपल आंसर यहाँ पे जो दिया गया है, द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड फॉर इवेल्युएशन ड्यू टू मल्टीपल आंसर की, ठीक है, मल्टीपल के आंसर की के द्वारा इसको ड्रॉप किया गया है। बट ये यदि फाइनली यदि पूछा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसमें एडीटी ही आंसर राइट मारना है, ठीक है। यदि आप दोनों का आंसर यदि बोथ नहीं दिया रहेगा तो ठीक है, वैसे दोनों को दोनों से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया है कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ हेमोपोएटिक सेल्स इज कॉल्ड एज पैनसाइटोपेनिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 55, द एसिड हेमाटिन मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है आपका, क्लोरीमेट्रिक मेथड, ऑटोमेटेड मेथड या सेलिस मेथड या नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेलिस मेथड। क्या है, सेलिस मेथड हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग एसिड हेमाटिन मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, और यदि पूछते हैं यहाँ से एक चीज और क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन से कि हीमोग्लोबिन का सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, तो याद रखें साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड होता है, ठीक है। और यदि पूछ दिया जाए कि आपका कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते, तो याद रखिए टॉलिक क्वेस्ट मेथड होता है। कौन सा,
टेलीकास्ट मेथड होता है उसमें क्या होता है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है, उसमें क्या होता है ब्लोटिंग पेपर पे हम लोग क्या करते हैं कलर मैच करके उसका रिपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 56, नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कितना होता है नॉर्मल रेंज यहाँ के हिसाब से 25 से 80 तो हो नहीं सकता है, मैंने अभी बताया 15 to 60 दिया हुआ है, 100 to 120, 90 to 110 mg पर डेल। अभी मैंने क्या बताया 15 से लेकर के 45 mg पर डीएल होता है, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, 55 60 है तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, ये बात बाकी उससे भी ज़्यादा है तो ये सब हो नहीं सकता है, तो ये आपको आंसर नंबर जो है बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट सेल ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का पेरेंट सेल क्या होता है, कौन सा है। ठीक है, इसके बाद जब आप लोग थ्योरी क्लास लिए होंगे, जब मैंने बताया था उस समय में हेमेटोलॉजी का थ्योरी क्लास ले रहे थे तो उसमें बताया था कि किसका कौन सा पेरेंट सेल होता है, माने कहाँ से वो और माने बनता है। ठीक है, स्टार्टिंग सेल कौन सा है, ये सारा का सारा चीज मैंने बताया था। ठीक है, तो प्लेटलेट का जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मेगाकारियोसाइट या इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेगाकारियोसाइट यहाँ के आंसर के हिसाब से। बट क्या होता है सबसे पहला जो होता है मेगाकारियोसाइट भी कहाँ से और रिलीज होता है, तो याद रखिए कहाँ से, MSC से, दैट मीन्स मायोलाइट स्टीम सेल से क्या होता है मेगाकारियोसाइट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है मेगाकारियोसाइट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका प्लेटलेट होता है, कौन सा होता है प्लेटलेट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका राइट आंसर वैसे यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा मेगाकारियोसाइट हो जाएगा, बट इससे और यदि माइलॉइड स्टीम सेल दिया जाएगा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा माइलॉइड स्टीम सेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है कि नॉर्मल लेवल ऑफ MCH दैट मीन्स मीन सेल हीमोग्लोबिन। क्या होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन, इसके बारे में मैंने बताया हूँ डिटेल्स में। तो इसका नॉर्मल लेवल पूछा गया, नॉर्मल रेंज पूछा गया, क्या हो जाएगा 59.5 प्लस माइनस 205 PG पर सेल बोला गया है, 39.5 प्लस माइनस 2.5 PG पर सेल, 39.5 प्लस माइनस 2.5 PG पर सेल, 29.5 प्लस माइनस 2.5 पर PG पर सेल बोला गया यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर वैसे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बट यदि आपको कहीं कहीं आपको ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पर तो प्लस माइनस करके दिया है, बट इसका नॉर्मल रेंज होता है कितना होता है 27 से लेकर के कितना होता है आपका 32 पिकोग्राम जो होता है, PG1 होता है पिकोग्राम, इसका नॉर्मल रेंज होता है ऐसे। ठीक है, यदि आपको MCV का पूछ दिया जाए नॉर्मल रेंज कितना होता है तो याद रखिएगा MCV का होता है 76 से लेकर के 96। ठीक है, कितना होता है MCV का 76 से लेकर के 96 फेक्टोलीटर होता है। ठीक है, MCH का बता दिया, इसका होता है MCHC। MCHC का कितना नॉर्मल रेंज होता है, MCH का तो बता ही दिए कितना 27 से लेकर कितना होता है 32 PG होता है, मतलब पिकोग्राम। और MCHC का क्या होता है, MCHC का जो होता है आपका 32 से लेकर के 36 ग्राम पर DL होता है। क्या होता है 36 ग्राम पर DL, याद रखिएगा। इसके बाद यदि कैलकुलेशन पूछ जाए, मैं अब कैलकुलेशन बता देता हूँ, सिर्फ इसी का मैं MCH का बता देता हूँ। MCH का कैलकुलेशन क्या होता है तो याद रखिएगा HB इंटू 10 डिवाइड क्या होता है टोटल RBC होता है। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन होता है किसका, तो MCH का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि फिंगर प्रिक इज यूज टू डिटरमाइन। फिंगर प्रिक किस लिए हम यूज करते हैं, ब्लीडिंग टाइम के लिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए, APTT के लिए, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लीडिंग टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं फिंगर प्रिक यूज करते हैं। वैसे तो हम लोग किस लिए करते हैं और भी किस लिए करते हैं, ब्लीडिंग टाइम हो गया, क्लोटिंग टाइम के लिए भी यूज करते हैं इसका फिंगर प्रिक। ठीक है, और भी क्या है जो हम लोग ग्लूकोज करते हैं ग्लूकोमीटर के लिए, वो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं फिंगर प्रिक मेथड से ही यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये सारी चीज।
तो आज हम यहीं पर लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 2 हम BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे ही लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, ठीक है। 60 नंबर क्या पूछेगा, RS टाइपिंग इज बेस्ड ऑन द डी एंटीजन प्रेजेंट इन प्लेटलेट RBC लिम्फोसाइट इसिनोफिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, RBC, ठीक है। डी एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, RBC के ऊपर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे चैनल BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल एंड लैबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल। धन्यवाद।